मथुरिया क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। ए बी रक्त समूह में क्या पाया जाता है? ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इन ए बी ब्लड ग्रुप एंटीजन डोंट रिमेन, antibodies don't remain, neither antigen nor antibody is found, both antigen and antibody are present। ठीक है, तो क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। एबी रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी क्या अनुपस्थित होता है और क्या उपस्थित होता है। यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं। क्या क्या शब्द आ रहे हैं? एक तो आ रहा है एंटीजन, एक आ रहा है एंटीबॉडी। तो सबसे पहले इन्हें ही निपटा देते हैं। सबसे पहले एंटीजन ही देख लेते हैं कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। देखो एंटीजन क्या है। एंटीजन की यदि हम बात करें, एंटीजन वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमें नुकसान पहुंचाए, वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमें नुकसान पहुंचाए, जो हमें नुकसान पहुंचाए, वो क्या होता है? वो होता है एंटीजन। एंटीजन। अब वो कौन कौन से घटक है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई फंजाई हो सकता है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है ये। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी क्या होती है? ठीक है, एंटीबॉडी की यदि हम बात करें, एंटीबॉडी 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 क्या करती है कि एंटीबॉडी एंटीजन से हमारी सुरक्षा करती है। एंटीजन क्या है? जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई सा भी बाहरी घटक हो सकता है कि जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। तो उस बाहरी घटक से नुकसान पहुंचाने वाले उस बाहरी घटक से हमारी सुरक्षा कौन करता है? एंटीबॉडी करती है। ठीक है, तो एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो एंटीजन क्लियर है। एंटीजन क्या है? वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमें नुकसान पहुंचाता है। इसके अंदर वायरस आ जाता है, जैसे भी कोरोना वायरस चला था। बैक्टीरिया हो सकता है, साल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से क्या होता है? टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, तो वो प्रत्येक बाहरी घटक एंटीजन है। और जो एंटीजन से हमें सुरक्षा दे रहा है वो क्या है? एंटीबॉडी है। तो अब बात करते हैं कि ए बी रक्त समूह में क्या होता है। एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहती है। क्या इसका सही आंसर है? ठीक है, तो एक बार हम ब्लड ग्रुप को देख लेते हैं यहाँ पे। तो ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रक्त समूह के बारे में सबसे पहले बताया कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने हमें सबसे पहले रक्त समूह के बारे में बताया था। ठीक है, परंतु यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने हमें बताया तो था, परंतु ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में हमें बताया था डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली ने। याद रखना, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था? डी कोस्टेलो एंड स्टर्ली ने। ठीक है, क्लियर है? तो यदि आपसे सिंपली पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया, तो आंसर क्या होगा? कार्ल लैंडस्टीनर। यदि आपसे पूछ ले कि ए बी ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है,
या फिर ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया? तो आंसर आपका क्या होगा? डी कोस्टेलो एवं स्टर्ली। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि रक्त समूह में रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है। रक्त समूह का निर्धारण, तो यहां पर देखो, यदि ये है हमारी आरबीसी, क्या है ये? आरबीसी। आरबीसी कहाँ पे होती है? आरबीसी होती है प्लाज्मा में। ये है हमारा रक्त प्लाज्मा। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर है आरबीसी। क्लियर है? अब इस आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होगा, सपोज इसकी सतह पर ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप। यदि आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ठीक है? और जो एंटीजन होता है उसकी अपोजिट क्या होती है? उसकी अपोजिट होती है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होगी? यहां पर देखो एंटीजन क्या है, यहां पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगी इसकी अपोजिट बी। ठीक है? क्लियर है? अब यदि यहां पर देखो, यदि आरबीसी है ये हमारी, अब इस आरबीसी की सतह पर एंटीजन है बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। और एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी होगी ए। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि यहां पर ए बी आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी, और उसकी सतह पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और एंटीजन एंटीबॉडी इसके ऊपर अनुपस्थित होगी। ठीक है? जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। तो यही हमारे सवाल का आंसर था, ये मिल गया। ओ ब्लड ग्रुप देखते हैं। ओ जो ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि आरबीसी की सतह पर कोई सी भी एंटीजन अनुपस्थित, आरबीसी की सतह पर कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है। यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी कौन कौन सी होगी? यहाँ पर एंटीबॉडी ए भी होगी और बी भी होगी। तो रक्त समूह का निर्धारण किसकी उपस्थिति के आधार पर किया जाता है? रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। और जो याद रखना, जो एंटीजन होता है उसकी अपोजिट क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। हमेशा कभी भी सेम सेम नहीं होना चाहिए। कभी भी दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? एंटीजन है। ये क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीजन को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेम सेम कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि सेम सेम हुआ तो क्या हुआ? ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। ब्लड एक तरह से है ना, अंदर ही अंदर जम जाता है हमारे अंदर, तो उससे क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। क्लियर है? वापस क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन क्या था हमारा? तो ए बी ब्लड ग्रुप में अब क्लियर है क्या होगा? यहां पर ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी नहीं रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है? क्या क्वेश्चन पूछा है? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है ना? तो वह व्यक्ति, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हुई है? कि वो ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले रोगों को, ये देखो मिस प्रिंट है थोड़ी सी है ना, आप समझ जाना, कोई बात नहीं, वाले रोगी को, है ना, रोगी को रक्तदान कर सकता है। ए बी रक्त वाले को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है।
या वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप अवॉइड करना इसे। तो यहाँ पर हम ए बी रक्त के ग्रुप के बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैं आज आपका है ना एक छोटी सी आपको चीज कुछ बात बताता हूँ, देखो उससे आपके ना सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कौन किसको ब्लड दे रहा है, किससे ले रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ए वाला किस किस से ले सकता है, बी वाला किस किस को दे सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट में देखते हैं, अभी यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है अपने को छोटा सा, आपको ऐसे ही बनाना है, पेपर में भी ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, इधर ओ लिखा, ये क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है और ये ए बी ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी और ए बी। अब ऐसे एरो बना दो, ओ से ओ, बी से बी, ये बी, बी से बी, ए से ए और ए बी से ए बी। ठीक है, इस तरह से आपने पहले स्टेप में ये किया। अब सारे के सारे एरो ऊपर की तरफ बना दो आप, सारे के सारे एरो किधर बनाने, ऊपर की तरफ। ये इधर ऊपर गया, ये इधर ऊपर गया और ये इधर ऊपर गया, ये इधर ऊपर गया, ये इधर ऊपर गया। ठीक है, बनाना आ जाएगा डायग्राम। अब यहां से देखो, अब यहां से ओ ब्लड ग्रुप वाला किस किसे दे सकता है ब्लड, ये ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है ये बी को दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला जो है ये ए ब्लड ग्रुप वाला किसे दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ये जो बी ब्लड ग्रुप वाला है ये बी ब्लड ग्रुप वाला किसे रक्त दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और फाइनली जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो केवल और केवल ए बी को ही ब्लड दे सकता है। तो यहां से आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि कौन किसको ब्लड देगा और किससे ब्लड लेगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इस डायग्राम से आपके सोल्व हो जाएंगे। एग्जाम में भी आपको अपने पेपर पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है। अब बात करते हैं प्लस माइनस की। प्लस माइनस बहुत कंफ्यूज करता है हमें कि प्लस वाला किसे देगा किसे नहीं देगा। तो एक लाइन याद रखना, आप क्या याद रखना है कि प्लस वाला जो है वो माइनस वाले को नहीं दे सकता, प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता है और माइनस वाला जो है वो प्लस वाले को दे सकता है। बस आपको इतना सा याद रखना है, ये इतना सा आपको याद रखना है। ये आपका प्लस माइनस का खेल खत्म। क्या याद रखना है कि प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है भाई, प्लस है तो आर एच पॉजिटिव है, ये आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, और ये आर एच नेगेटिव है। कोई ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें कि आर एच कारक है ही नहीं और उस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को जबरदस्ती उसके अंदर आपने आर एच कारक डाल दिया तो बॉडी तो अपोज करेगी ना। इसलिए तो प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता और माइनस वाला पॉजिटिव को दे सकता है। क्लियर है? तो अब यहाँ से आपके जितने भी सवाल बनते हैं ब्लड ग्रुप के वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम हमारा सवाल देखते हैं। यहीं से एक चीज और देख लेते हैं कि सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है। यहाँ पे देखो सर्वग्राही कौन है, आपको डायग्राम में कौन दिख रहा है, ए बी। ये ए बी जो है, देखो ए बी जो है ये ए बी ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, ठीक है। तो सर्वग्राही कौन हो गया, सर्वग्राही कौन हो जाएगा, सर्वग्राही हो जाएगा ए बी। क्लियर है? और सर्वदाता कौन हो जाएगा, जो कि सबको ब्लड दे सकता है, सर्वदाता। सर्वदाता देखो यहाँ पे कौन है, ओ है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, तो ओ क्या हो गया, सर्वदाता हो गया। अब बात करते हैं प्लस माइनस की। तो भाई यहां पे सर्वग्राही की बात करें हम, है ना,
तो पॉजिटिव जो है वो माइनस वाले से भी ले सकता है, तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, सर्वग्राही। ए बी पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सर्वग्राही। और नेगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है, तो ओ नेगेटिव क्या हो जाएगा, सर्वदाता हो जाएगा। तो सर्वग्राही तो कौन हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, और सर्वदाता कौन हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। आपके पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस इस डायग्राम से सोल्व होने वाले। ज्यादा डिटेल में जाओ मत जाओ, आप कौन किसको रक्त दे रहा है, किससे रक्त ले रहा है, किसी भी एग्जाम का कोई सा भी सवाल उठा के देख लेना, आपके इस डायग्राम से सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा यहां पर, है ना, ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति क्या कहलाता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, सार्वग्राही है ना, सर्वग्राही। अभी हमने देखा यहाँ पे ये ए बी वाला क्या है, सर्वग्राही, ये किसी से भी रक्त ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब किसकी, हम रक्तदाब जो कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर, हम सामान्य आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर घट गया। तो वो ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड किसके दबाव को कह रहे हैं हम, कहाँ पे दबाव पड़ रहा है, हार्ट के ऊपर दबाव पड़ रहा है उसको कहेंगे, शिराओं के ऊपर दबाव पड़ रहा है उसको कहेंगे, धमनियों के ऊपर दबाव पड़ रहा है उसको कहेंगे, या कोशिकाओं के ऊपर दबाव पड़ रहा है उसे कहेंगे। तो देखो इसका सही आंसर तो क्या है, इसका सही आंसर है आर्टरीज, आर्टरीज धमनियां। धमनियों की दीवारों के ऊपर, है ना, धमनियों की दीवारों के ऊपर जो दबाव डाला जाता है हार्ट के द्वारा, है ना, वही क्या कहलाता है, रक्तदाब। हार्ट ने क्या किया, हमारा जो हार्ट है उसने रक्त को पंप किया, रक्त को भेजा। जब रक्त को वो भेजेगा तो आर्टरीज की दीवारों के ऊपर जो प्रेशर आएगा ना, वही प्रेशर क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो रक्त ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर जो होता है उसकी सहायता से रक्त दाब को या ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 120 80 mm Hg होती है, जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो। यहाँ पे 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है यहाँ पे, डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, 120 है, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, 80 है। क्लियर है यहाँ पे ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है या बढ़ जाता है। जब किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है वृद्धावस्था में, या फिर मैं ये कहूँ कि वृद्धावस्था में ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो
इसका तो क्या होता है, सही जवाब है, ब्लड प्रेशर हमारा घट जाता है। वृद्धावस्था में ज्यादा उम्र होने पर ब्लड प्रेशर घट जाता है सामान्यतया। क्यों घट जाता है? कहीं ना कहीं पर हमारा जो हार्ट है उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी में थोड़ी सी डाउन हो जाती है। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं कि हृदय की धड़कन या हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है यदि ये बढ़ जाए तो इसे क्या कहते हैं, यदि बढ़ जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेकीकार्डिया। क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया। और यदि हार्ट रेट जो है ये यदि घट जाए, हार्ट रेट यदि घट जाए तो इसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। पूछा जा सकता है कि हार्ट रेट, हृदय धड़कन यदि घट जाए तो उस घटना को क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया कहते हैं। और यदि बढ़ जाए, हार्ट रेट यदि बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया कहते हैं। और हार्ट रेट यदि घट जाए तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। ये आगे एक मिनट। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीजन रुधिर को ऑक्सीजनित, ये है ना यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। क्या पूछा जा रहा है कि हमारे हार्ट में ना 4 चेम्बर होते हैं, तो उनमें से कौन सा चेम्बर है जो कि ऑक्सीजनित रक्त को हमारे संपूर्ण शरीर में भेजता है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा हार्ट। ठीक है, तो इसमें ये है लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है बायां आलिंद, ये है बायां निलय, ठीक है, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। या फिर यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है ना, डायग्राम देख लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो ये चेम्बर है, हार्ट है, इस हार्ट में कितने चेम्बर हैं, इस हार्ट में 4 चेम्बर हैं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम यानी कि बाया आलिंद, इसको ऐसे ही बना लेते हैं। ये है हमारा बाया आलिंद, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? हमारा जो ब्लड है वो कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे ये क्या है, यहाँ पे हमारे हैं लंग्स, ठीक है, और यहाँ पर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं।
तो ब्लड जो है, ब्लड सबसे पहले लंग्स से कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आता है ऑर्गन्स में। फिर ऑर्गन्स से ब्लड जाता है हमारा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर ब्लड जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद में फिर ये ब्लड जाता है हमारा वापस लंग्स में जाता है। तो इस तरह से हमारा ब्लड का जो है वो सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में। एक बार और मैं बताता हूँ, आराम से देखो। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर है, लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद, दायां आलिंद, ठीक है। बायां निलय, दायां निलय। आलिंद यानी कि आएगा, आलिंद, ठीक है। आलिंद में क्या शब्द आ रहा है? आलिंद में ये आ शब्द आ रहा है ना, आलिंद में आ शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है आएगा, ब्लड आएगा। और निलय, निलय में नी शब्द आ रहा है ना, तो इसका मतलब है निकलेगा। क्लियर है? यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसे अवॉइड करना। यहाँ पे है बायां निलय, टाइपिंग मिस्टेक है, बायां निलय यहाँ पे होना चाहिए। इंग्लिश में सही लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सवाल क्या है कि मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनित रुधिर को महाधमनी और संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो ऑक्सीजनित रुधिर यहां से लंग्स से ऑक्सीजनित रुधिर आता है, कहां पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे महाधमनी होती है, एओर्टा होती है, एओर्टा। यहाँ पे क्या होती है? एओर्टा होती है, महाधमनी। और इस महाधमनी में कौन सा वाल्व होता है? अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व उपस्थित होते हैं, सेमी लूनर। क्लियर है? तो हमारे सवाल का सही आंसर तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? इसका सही आंसर है, यानी कि बायां निलय। बायां निलय क्या है? इसका सही आंसर है। ब्लड का फ्लो अच्छे से देख लो कैसे आ रहा है। लंग्स से पहले बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में आएगा, बाएं निलय से फिर एओर्टा महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। महाधमनी जो होती है छोटी छोटी आर्टरीज में विभक्त हो जाती है, छोटी छोटी जो नलियां होती हैं उनमें विभक्त हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। और उन आर्टरीज के द्वारा लंग्स, ये सारा के सारा जो ब्लड है वो कहाँ पे जाता है? ऑर्गन्स में जाता है। फिर ऑर्गन्स से कोशिकाओं में पहुंचा, यहाँ पे ब्लड है ना, कोशिकाओं में ब्लड पहुंच गया। अब यहाँ से वी ऑक्सीजनित रुधिर, वी ऑक्सीजनित रुधिर किसे कहेंगे? जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है ये कहाँ पे आता है? ये आता है राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में, और फिर दाएं आलिंद से दाएं नीलय में, और दाएं नीलय से फिर ये कहाँ पे जाता है? वापस लंग्स में या फेफड़ों में जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? है ना, जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसके रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30,000 से अधिक, 80,000 से अधिक, 2 लाख से अधिक, या फिर 10,000 से अधिक? तो जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है। 1.5 लाख से तो ये क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या होती है। हमारा जो मानव शरीर है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कितनी हो सकती है? 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक हो सकती है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स के कार्य की यदि हम बात करें
इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। जब हमारी चोट लग जाती है और रक्त बहने लगता है ना, तो जब रक्त बह रहा होता है तो उस समय पे रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स जो होती हैं वो मदद करती हैं। प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसके यदि हम आकार की बात करें तो इसका आकार अनियमित होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स का आकार क्या होता है? अनियमित होता है, कोई निश्चित आकार नहीं है। इसकी यदि अवधि की बात करें या टाइम पीरियड की यदि हम बात करें, अवधि है ना, टाइम पीरियड, जीवन काल कह दें, जीवन काल, तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 10 से 13 दिन होता है लगभग। कितना होता है? 10 से 13 दिन होता है। और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। किस रोग में कम होती है? डेंगू में कम हो जाती है। कम किस में हो जाएगी? डेंगू में। और प्लेटलेट्स की कमी को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स की जो कमी हो जाती है तो इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। समझो, देखो यहां पर एक एक शब्द को समझो। थ्रोम्बो, थ्रोम्बो किससे रिलेटेड है? थ्रोम्बो रिलेटेड है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स से। साइटो किसे रिप्रेजेंट करता है? कोशिका को। और ये पीनिया किसे रिप्रेजेंट करता है? कमी को। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसका मतलब क्या हो रहा है? प्लेटलेट्स में कमी है। तो प्लेटलेट्स में कमी को टेक्निकली क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसे टीएसपी भी बोला जाता है, टीएसपी। उसी प्रकार से यदि अधिकता हो जाए, प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स की अधिकता को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स की कमी को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यदि किसी व्यक्ति में सपोज प्लेटलेट्स 20,000 ही रह गई, 30,000 ही रह गई, तो क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाली कंडीशन है ना। और किसी में बहुत ज़्यादा हो गई, 10,000, 10 लाख हो गई, 5 लाख हो गई, 5 लाख तो नहीं, 5 लाख तो 4.5 के आसपास ही है, ज़्यादा होगी 7 लाख 8 लाख, तो वो क्या कहलाएगी? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो क्या है? आंसर है हमारा 2 लाख से अधिक। ठीक है, ये हमारा आंसर है, मोर देन 2,000, 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन है वो कहाँ पे काम ली जाती है? हार्ट अटैक में काम ली जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है तब काम में ली जाती है, मधुमेह है या डायबिटीज हो जाता है तब काम में ली जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर तो क्या है? बीटा ब्लॉकर औषधि कहाँ पे काम में ली जाती है? हार्ट अटैक में। ठीक है, हार्ट अटैक में क्या काम में लेते हैं? बीटा ब्लॉकर ड्रग। यहां पर देखो, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है मूत्राशय के आसपास। कहाँ पे पाई जाती है? मूत्राशय के आसपास, या मैं कहूं मूत्राशय के दोनों ओर, मूत्राशय के दोनों ओर क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि।
प्रोस्टेट ग्रंथि का जो आकार है, आकार क्या होता है, अखरोट के आकार की होती है, अखरोट जैसी। अखरोट देखा है ना आपने, अखरोट जैसा ही क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इससे क्या निकलता है, इससे प्रोस्टेट द्रव निकलता है, प्रोस्टेट द्रव। ये प्रोस्टेट द्रव किसका पार्ट होता है, ये प्रोस्टेट द्रव पार्ट होता है मानव वीर्य का या सीमन का। और ये करता क्या है प्रोस्टेट द्रव, ये क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्षारीय माध्यम किसे प्रदान करता है, शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। शुक्राणुओं को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। कौन करता है, प्रोस्टेट द्रव। वृद्धावस्था में सामान्यतया प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जो बहुत एक माइनर सर्जरी से इसे वापस ठीक कर दिया जाता है। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, चिरकालिक मधुमेह से, डायबिटीज है ना। डायबिटीज की यदि हम बात करें तो डायबिटीज दो टाइप का होता है। डायबिटीज क्या है, दो प्रकार का होता है, एक तो डायबिटीज मेलिट्स होता है और डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस होता है और एक डायबिटीज मेलिट्स होता है। तो ये जो होता है, ये क्यों होता है, इंसुलिन के कम स्त्राव की वजह से, इंसुलिन के कमी की वजह से होता है डायबिटीज मेलिट्स। और डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है, ये होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से, की कमी की वजह से। वेसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण, की कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और डायबिटीज मेलिट्स किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। लैंगरहैंस द्वीप समूह कहाँ पे पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं। उनमें कौन सी सेल्स, बीटा सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स से क्या स्त्रावित होता है, इंसुलिन स्त्रावित होता है। किसी भी कारण से इंसुलिन का स्त्राव कम हो रहा है तो क्या होगा कि रोगी को बार बार भूख लगेगी, बार बार प्यास लगेगी, बार बार मूत्र होगा उसे, तो ये क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलिट्स कहलाता है। क्लियर है। तो बीटा ब्लॉकर जो है एक औषधि है जो कि हार्ट अटैक से बचाने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है। ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है। इन द फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट डज ग्लोबिन डिसइंटीग्रेट। फास्फोरस, कैल्शियस, कैल्शियम, अमीनो अम्ल या लोह तत्व। तो पहले तो आप इस ग्लोबिन को समझो, ये ग्लोबिन यहाँ पे आया कैसे। हम एक चीज सुनी है ना हमने, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो शब्द से मिलकर बना, हीमो और ग्लोबिन से, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ये जो हीम है इसमें लोह तत्व या आयरन धातु पाई जाती है, लोह तत्व या आयरन धातु पाई जाती है।
आयरन धातु पाई जाती है या लोह तत्व पाया जाता है। पोरफायरिन वलय की संरचना, पोरफायरिन वलय की संरचना के रूप में आपसे पूछ लिया जाए कि पोरफायरिन वलय है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, हिम में पाई जाती है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका जो हिम पार्ट है, एक पार्ट जो है उसमें क्या पोरफायरिन वाला वलय और आयरन धातु या लोह तत्व पाया जाता है। बात करें हम ग्लोबिन की, तो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। और इस ग्लोबिन प्रोटीन में 2 अल्फा और 2 बीटा सीरीज पाई जाती है, श्रृंखलाएं पाई जाती है अमीनो अम्लों की। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसमें 2 अल्फा अमीनो अम्लों की श्रृंखला पाई जाती है और 2 बीटा अमीनो अम्लों की श्रृंखला पाई जाती है। तो आपके काम का तो क्या चीज है, आपके काम की चीज तो ये है कि ग्लोबिन एक प्रोटीन है ना। और हमसे यही पूछा गया है कि ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। बहुलक समझते हो, बहुलक पॉलीमर, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक पॉलीमर है और उसका जो एकलक है ना, सिंगल यूनिट है, वो क्या है, अमीनो अम्ल। जैसे एक माला होती है ना, तो वो एक एक मोती से क्या बनता है, पूरी की पूरी माला बनती है ना। तो यहाँ पे एक मोती क्या है, मोती है अमीनो अम्ल और पूरी माला क्या है, प्रोटीन है। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन का विघटन किस में होगा, अमीनो अम्ल में होगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल हमारा सही आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं आपको, प्रोटीन का विघटन किस में होता है, प्रोटीन का विघटन तो होता है अमीनो अम्लों में। कोई सा भी प्रोटीन हो फाइनली किस में टूटेगा, अमीनो अम्ल में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट ये टूटेगा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में टूटता है। और वसा जो है, वसा फाइनली किस में टूटती है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। क्लियर है। वसा फाइनली वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में विभाजित होती है या टूटती है। या फिर उल्टा कह दें कि अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, वसा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है ना। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। वैसे इसका आंसर तो क्या है, मोनोसाइट है। एक बार हम डब्ल्यूबीसी के प्रकार देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी
WBC है ना, सामान्यतया दो प्रकार की होती है, अकणिकामयी ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं कणिकामयी, इसे कहते हैं कणिकामयी, इसे कहते हैं अकणिकामयी। अब ये वापस अग्रेन्युलोसाइट जो है ये दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट जो है ये तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है, तो WBC जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं पांच प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। ये जो मोनोसाइट है ये सबसे बड़ी WBC है, सबसे बड़ी। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है, सबसे छोटी WBC। न्यूट्रोफिल क्या है? संख्या में सर्वाधिक पाई जाती है, न्यूट्रोफिल जो है संख्या में सर्वाधिक पाई जाती है। संख्या में सर्वाधिक। ठीक है, और बेसोफिल जो है ये संख्या में न्यूनतम पाई जाती है, संख्या में न्यूनतम। क्लियर है? मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है, न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक होती है, बेसोफिल संख्या में न्यूनतम होती है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी, संख्या में सबसे ज्यादा सबसे कम। क्लियर है? मोनोसाइट का क्या कार्य है? मोनोसाइट जो होती है ये बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करती है, बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करने का काम कौन करती है? मोनोसाइट करती है। लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। न्यूट्रोफिल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रोफिल का कार्य भी होता है बाहरी रोगाणुओं को भक्षण करने का। और बेसोफिल और इओसिनोफिल कब एक्टिव होती है? एलर्जी और संक्रमण की अवस्था में बेसोफिल और इओसिनोफिल एक्टिव हो जाती है। तो ये इनके काम है। तो अब हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो आंसर क्या होगा? मोनोसाइट, है ना। और सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। यहां पे एक इंफॉर्मेशन और देख लो आप, ये जो जीवन काल होता है कितने समय तक जिंदा रहती है? मोनोसाइट जो है मैक्सिमम एक दिन तक ही जीवित रहती है, कुछ घंटों तक ये जीवित रहती है। और लिम्फोसाइट जो है कई वर्षों तक जीवित रह सकती है। मोनोसाइट मैक्सिमम एक दिन तक या कुछ घंटों तक जीवित रहेगी, लिम्फोसाइट कई वर्षों तक जीवित रह सकती है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ठीक है, ये 8 से 10 दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, क्लियर है?
तो हमारा सवाल क्या था, सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट। और यहाँ पे एक केंद्रकाणु लिखा हुआ है। एक केंद्रकाणु मतलब क्या होता है, ये जो हमने कहा ना इनको ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, तो इनका जो केंद्रक होता है वो पालियों में विभाजित होता है ना। जैसे ये केंद्रक है, ये क्या है, कोई मोनोसाइट है, तो इसका जो केंद्रक होगा ना वो एक ही होगा, इसलिए इसे कहा अग्रेन्युलोसाइट। और यदि मैं यहाँ पे बात करूं ग्रेन्युलोसाइट में, तो इसका जो केंद्रक होता है ना ये पालियों में विभाजित होता है इस तरीके से। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट में जो केंद्रक होता है वो पालियों में विभाजित होता है, इसलिए इसे क्या कहा है, कणिका मूल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। एक वयस्क व्यक्ति जो है उसमें कुल कितना ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, 3 से 4 लीटर या 10 से 12 लीटर। इसका सही आंसर तो क्या है, सही आंसर तो है इसका 5 से 6 लीटर। एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि हम देखें तो भाई सबसे पहले ब्लड को देखो कि ये ब्लड क्या होता है। आपसे यदि कोई पूछ ले कि ब्लड क्या है, आपसे पूछ ले कि ब्लड क्या है, कोई द्रव है, कोई कोशिका है, कोई उत्तक है, कोई अंग है, कोई तंत्र है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है। अच्छा त्वचा क्या होती है, त्वचा क्या है, त्वचा उत्तक है, अंग है या तंत्र है, तो त्वचा एक अंग है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। ठीक है। और यदि भीतरी अंग की बात कर ली जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग क्या है, तो भीतरी अंग है यकृत या लीवर। तो ब्लड जो है ये एक तरल संयोजी उत्तक है। क्लियर है। इसकी मात्रा कितनी होती है, मात्रा होती है वजन की 7%। लगभग जितना भी वजन है किसी व्यक्ति का, व्यक्ति के वजन की लगभग 7% होती है। लगभग 7% कह दें या फिर 5 से 6 लीटर हम कह दें। एक सामान्य व्यक्ति में इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्लड में एक तो लिक्विड पार्ट होता है और एक ठोस पार्ट होता है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, रक्त प्लाज्मा। ठीक है, रक्त प्लाज्मा ये कितना होता है, ये होता है लगभग 92% होता है। रक्त प्लाज्मा 92% नहीं होता है, ये 55% होता है ना। ये लिक्विड वाला पार्ट होता है। और ठोस पार्ट जो होता है ब्लड में वो क्या होता है, कणिकाओं वाला पार्ट होता है, जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो उनकी कितनी होती है, WBC प्लस RBC प्लस प्लेटलेट्स। ये ब्लड का बचा हुआ हिस्सा होती है जो कि लगभग 45% होता है। तो ब्लड का संगठन की यदि हम बात करें तो ब्लड में 45% तो क्या होता है, कणिका वाला पार्ट या ठोस पार्ट होता है, जिसके अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स आती है। क्लियर है। और ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो कहलाता है प्लाज्मा, जो कि लगभग 55% होता है। और इस रक्त प्लाज्मा में 92% क्या होता है, जल होता है। रक्त प्लाज्मा में 92% क्या होता है, जल होता है। और लगभग 8% इसमें अन्य पदार्थ होते हैं, जिसमें कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ खनिज लवण होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन एटसेट्रा, है ना। ठीक है, तो क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का आकार होता है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार या इनमें से कोई नहीं। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तीनों का आकार देख लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बात कर रहे हैं तो फिर तीनों के आकार की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। आरबीसी का जो आकार होता है ये होता है द्विअवतलाकार। द्विअवतलाकार, कुछ इस तरीके से। द्विअवतलाकार होता है ना। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो होता है अनियमित या अमीबाकार में कह सकता हूं। और प्लेटलेट्स का जो आकार होता है, प्लेटलेट्स का आकार भी अनियमित ही होता है। प्लेटलेट्स एक तरह से टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो इसका आकार हम क्या मानेंगे? अनियमित। कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अनियमित इसका आकार होता है। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्या है इसका सही आंसर? द्विअवतलाकार। द्विअवतलाकार। बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, यकृत में होता है, तिल्ली में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है या फेफड़ों में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में होता है। अब ये रेड बोन मेरो कहाँ पे पाई जाती है? लाल अस्थि मज्जा कहाँ पे पाई जाती है? लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है हमारी हड्डी के अंदर। हमारी जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। तो सामान्य अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। जब आपातकालीन परिस्थिति होती है तो आपातकालीन परिस्थिति में पीली अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। और जो बच्चा या भ्रूणावस्था होती है तो भ्रूणावस्था में वयस्क स्प्लीन में होता है। भ्रूणावस्था में कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है। भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कब होता है ना? ये तब होता है जब जो मेल है, मेल RH पॉजिटिव हो, ठीक है, और फीमेल जो हो वो क्या हो? फीमेल RH नेगेटिव हो। यदि मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH नेगेटिव है, ऐसे व्यक्ति का विवाह हो गया दोनों का आपस में, जिसमें कि पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला जो है RH नेगेटिव है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस परिस्थिति में पहला बच्चा तो सामान्य होता है ना। पहला बच्चा सामान्य होता है, पहला बच्चा सामान्य होता है।
परंतु दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? परंतु दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। परंतु दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दूसरे बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या किया कि एक व्यक्ति है, उसके पास में आरएच कारक है, दूसरा व्यक्ति जिसके पास में आरएच कारक नहीं है, महिला महिला के पास में आरएच कारक नहीं है। अब बच्चा है, बच्चा सपोज आरएच पॉजिटिव है, तो सब पहला बच्चा तो क्या होगा? पहला बच्चा तो जीवित रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि अभी तक क्या है कि जो उसकी माँ है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई है। परंतु जैसे पहले बच्चे का जन्म होगा उसकी बॉडी में आरएच पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही दूसरा बच्चा आया और यदि वो आरएच पॉजिटिव रहा तो उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस अवस्था से बचने के लिए पहला बच्चा होने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसे रोगम विधि भी कहते हैं, है ना। तो हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल तो यह है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग में क्या होता है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग में पुरुष जो होता है वो आरएस पॉजिटिव होता है और महिला जो होती है वो आरएस नेगेटिव होती है। और पहला बच्चा जो होता है, पहला बच्चा सामान्य हो जाता है, परंतु दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे बच्चे की मृत्यु को रोकने के लिए पहले बच्चे का जन्म होने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर माँ को एंटी डी का या रोगाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पति के आरएस पॉजिटिव तथा पत्नी के आरएस नेगेटिव होने पर। क्लियर है? पति आरएस पॉजिटिव है, पत्नी आरएस नेगेटिव है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय में थेबेसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है? हमारा जो हार्ट है, ठीक है, तो हमारा जो ये हार्ट है इसमें थेबेसियन वाल्व कहाँ पे पाया जाता है? तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, है ना। तो उन 4 चेम्बर में कहाँ पे पाया जाता है थेबेसियन वाल्व? में बताता हूँ आपको। इसका सही आंसर तो क्या है? दायां आलिंद है। क्या है? दाएं आलिंद में पाया जाता है। अब हम इसका डिटेल इसकी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, राइट एट्रियम, बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां आलिंद। इसमें क्या होता है? इसमें ये 3 तरह से रक्त को प्राप्त करता है। कैसे कैसे रक्त को प्राप्त करता है? एक तो सुपर वेना केवा से प्राप्त करता है ना, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, और कोरोनरी साइनस। ठीक है,
तो ये जो अग्र महाशिरा है इसे क्या कहते हैं, इसे सुपर वेना केवा भी कहते हैं, सुपर वेना केवा। और इस सुपर वेना केवा में कौन सा वाल्व पाया जाता है, इसमें हेवर्शन वाल्व पाया जाता है। पश्चिम महाशिरा में क्या पाया जाता है, यूरेशियन वाल्व। ठीक है। और कोरोनरी साइनस में पाया जाता है थिबेशियन वाल्व, थिबेशियन वाल्व। क्लियर है। तो यहाँ पे दाएं आलिंद में 3 वाल्व पाए जाते हैं। ये जो हमारा दायां आलिंद है इसमें 3 वाल्व पाए जाते हैं, हेवर्शियन वाल्व, यूरेशियन वाल्व और थिबेशियन वाल्व। क्लियर है। तो जो अग्र महाशिरा होती है सुपर वेना केवा होती है, इसमें हेवर्शियन वाल्व पाया जाता है। और यही क्या है हमारा, यही हमारा सवाल है कि जो थेबेशियन वाल्व है ये कहाँ पर पाया जाता है। तो थेबेशियन वाल्व पाया जाता है राइट एट्रियम में। क्लियर है यहाँ तक। वाल्व जो होते हैं, वाल्व वाले सवाल बहुत आते हैं, है ना। तो वाल्व को हमें एक बार जरूर देखना है, अच्छे से देख लेना है वाल्व को, सभी वाल्व को। जो भी वाल्व हैं, हेवर्शियन वाल्व हैं, थिबेशियन वाल्व हैं, यूस्टेकियन वाल्व हैं, राइट, यूस्टेकियन वाल्व और कोरोनरी वाल्व। ये यूरेशियन नहीं है, ये यूस्टेकियन वाल्व है। क्या है ये, यूस्टेकियन वाल्व। तो आज हमने क्या किया, आज हमने जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। किसके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।